से ज़्यादा परसेंटेज पीपल दे सर्वाइव हार्ट अटैक। लेकिन सडन कार्डियक अरेस्ट से 95% पेशेंट्स विल डाई ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट। इसलिए पहले जांच कराना बहुत ज़रूरी है कि उनकी हार्ट बीट कहीं इरेगुलर तो नहीं है। क्या सिम्टम्स उनकी बॉडी में दिखाई देते हैं? ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है तो पेशेंट को एकदम से पसीना आता है, कमज़ोरी होती है, बेहोशी हो सकती है। आपको आंखों के आगे अंधेरा आएगा, घुमेर आएगी, जिसको बोलते हैं ना, घूमना शुरू कर देते हैं, चक्कर जैसा आएगा। इस रेंज में धड़क रहा है तो दैट इज नॉर्मल, इससे ज़्यादा या कम हो रहा है तो ये नॉर्मल नहीं है। कुछ ऐसा मेजरमेंट है या मार्कर है? जी, 60 to 90 इज नॉर्मल हार्ट बीट, मोर देन 100 इज टैकीकार्डिया, लेस देन 60 इज ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मतलब स्लो और टैकीकार्डिया मतलब ज़्यादा। आपने जैसे कहा कि कोविड के बाद बहुत ज़्यादा इरेगुलर हार्ट बीट के केसेस बढ़ गए, यंगस्टर्स में भी केसेस देखने को मिल रहे हैं। हार्ट बीट्स की प्रॉब्लम बहुत हो रही है, ऊपर नीचे इरेगुलर हार्ट बीट। आई मीन अमेजिंगली यंगर एज में 18, 20, 22 सबको जिनको कोविड से इफेक्ट हुआ है उनका हार्ट इफेक्ट हुआ है कोविड में। तो उसने हार्ट में कई बार स्कार्स बना दिए हैं, किसी का हार्ट फेलियर में चला गया है, किसी का हार्ट डायलेट हो गया है। आपने सुना होगा क्लॉट्स बन रहे थे इनिशियली, राइट? सिर्फ क्लॉटिंग के साथ आ रहे थे लोग कॉरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए। चेक करने के लिए कि हमारा दिल सही से फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ज़रूर कराने चाहिए। दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक ईसीजी, एक एको। ईसीजी हमें बता सकती है इफ़ यू आर अप अगेंस्ट सडन कार्डियक अरेस्ट। इको हमें बता सकता है कि हार्ट में कोई स्कार तो नहीं है, कोई हार्ट फंक्शन कमज़ोर तो नहीं है। या जिनको खाने की वजह से हमारी जो दिल की धड़कनें हैं वो कम या ज़्यादा या तेज़ हो जाती हैं। तो जिम जाते हैं, प्लीज़ 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 डू नॉट टेक एनी जिम प्रोडक्ट्स। जिम प्रोडक्ट्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, नॉट फॉर द हार्ट हेल्थ। आप प्री वर्कआउट्स लेते हैं, कुछ पाउडर्स देते हैं, इंजेक्शंस देते हैं, आपको प्रोटीन्स वो देते हैं, ये हार्ट में स्कार्स करते हैं। सडन कार्डियक अरेस्ट का इंसिडेंस जिम गोअर्स में इसीलिए बढ़ रहा है। कोई भी पेशेंट अगर आपके पास आता है, आपने उसको बता दिया कि हाँ आपको अरिदमिया है, इरेगुलर हार्ट बीट की प्रॉब्लम है आपकी, अब उस इंसान के पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं? ब्रीथ स्लो हो गई है, वो वापस नहीं आ सकती, हमारे पास कोई दवाई नहीं है जो उस हार्ट बीट को रिस्टोर कर सके, तब पेशेंट को पेसमेकर लगाना पड़ता है। अब लीडलेस पेसमेकर होता क्या है? ये छोटा सा कैप्सूल होता है, विटामिन कैप्सूल के साइज का छोटा सा डिवाइस होता है। ये जो डिवाइस है ये हम सीधा टांग के नाड़ी के थ्रू, हम टांग की नाड़ी लेते हैं, उसमें कैथेटर डालते हैं, कैथेटर के ऊपर ये कैप्सूल को माउंट करते हैं और हम सीधा हार्ट के अंदर लगा देते हैं। अगर किसी को पेसमेकर लगा दिया जाता है तो फिर उस इंसान की लाइफस्टाइल में भी कुछ बदलाव करने होते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि अब पेसमेकर लग गया तो अब पूरी लाइफ एक हमारे पास बोझ हो गया कि हमारे हार्ट के अंदर कुछ लगा हुआ है। तो प्रिकॉशंस जो होती हैं, अगर सर्जिकली हम लगाते हैं, जो पेसमेकर लगाते हैं, उसमें काफ़ी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। उसमें प्रिकॉशंस ये होती हैं कि आपको इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, एंटीबायोटिक्स का कवर हम देते हैं जो बहुत अच्छे से एटलीस्ट फॉर 1 वीक। देन मूवमेंट ऑफ द आर्म इज़ रिस्ट्रिक्टेड, ये भी 7-8 दिन तक हम रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं। ड्रेसिंग कराने आना पड़ता है ओपीडी में। देन आपने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जैसे बॉक्सिंग या बास्केटबॉल या क्योंकि ट्रॉमा डायरेक्ट नहीं लग सकता उस जगह पे, राइट? इसकी कॉस्टिंग क्या होगी अगर किसी को लीडलेस पेसमेकर लगाना है तो फिर इंडिया में उस हिसाब से क्या प्राइसेस होंगे? लेकिन पेसमेकर, द लीडलेस पेसमेकर कॉस्ट समवेयर अराउंड 7 to 10 lakhs। 10 lakhs, ओके। और जो कन्वेंशनल पेसमेकर्स, कन्वेंशनल पेसमेकर है अराउंड हमारे दिल का काम क्या होता है? धड़कना। लेकिन अगर दिल धड़कने में ही प्रॉब्लम करने लगे तो क्या हो जाए? आपने अक्सर सुना होगा कि बहुत सारे लोगों के दिल की धड़कनें कम हो गई हैं या बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई हैं। इसे अरिदमिया कहते हैं, यानी कि इरेगुलर हार्ट बीट। और इंडिया में इसके केसेस आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एक स्टडी की माने तो हर 100 में से 6 अडल्ट्स ऐसे हैं और ऐसे लोग हैं जो आगे चलकर किसी न किसी फॉर्म में इरेगुलर हार्ट बीट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के शिकार हो सकते हैं। और इंडिया में जो 60 साल से ऊपर का एज ग्रुप है वो इससे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होने के रेशियो में अभी से ही आ रहा है। तो ऐसे में इरेगुलर हार्ट बीट्स होने की वजह क्या हो सकती है, उसी पर आज डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में भी जानेंगे, खासकर पेसमेकर के बारे में, जो लिटरली एक लाइफ सेवर बन सकता है ऐसे लोगों के लिए जिनकी जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर रहती है।
इसीलिए हमने सेशन को ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हम आज इसी टॉपिक पर बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करेंगे, जिसके लिए सेशन में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर वनीता अरोड़ा, जो कि क्लिनिकल लीड और सीनियर कंसल्टेंट है, कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर, सेशन में आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मेघा। थैंक यू सो मच डॉक्टर, सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए, क्योंकि आई थिंक जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, उन तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि क्या होते हैं इरेगुलर हार्ट बीट्स, क्या सिम्टम्स, कॉजेज़ हैं और ट्रीटमेंट ऑप्शंस आज के समय में क्या क्या आ गई हैं। शुरुआत इसी से करते हैं कि अगर किसी को समझना हो कि उनकी हार्ट बीट कहीं इरेगुलर तो नहीं है, क्या सिम्टम्स उनकी बॉडी में दिखाई देते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मेघा, जो सिम्टम्स आते हैं ना, फास्टर हार्ट बीट के अलग होते हैं, स्लोअर हार्ट बीट के अलग होते हैं, लेकिन बेहोशी दोनों में से हो सकती है। ठीक है। अगर हार्ट बीट आपकी तेज चल रही है, फास्ट हो रही है, एबनॉर्मली फास्ट हो गई, 170, 180, 200 तक पहुंच गई है, तो आपको पैल्पिटेशंस फील होंगी। पैल्पिटेशन मतलब आपकी लगेगा कि दिल की धड़कन बहुत बढ़ रही है, लाइक गैलपिंग ऑफ द हॉर्स, इस तरह की फीलिंग आती है। ठीक है। थम्पिंग फील होती है हार्ट में, और बहुत अनरेस्ट हो जाता है, एकदम से बेचैनी हो जाती है। उस टाइम पे जब हार्ट जो 60, 70, 80 बीट्स पे बीट करना चाहिए, वो अगर 160, 180 तक जा रहा है, तो हार्ट की जो ब्लड प्रेशर है, हार्ट का काम क्या है? ब्लड प्रेशर बनाना। वो कंट्रैक्शन के कारण इतनी फास्ट हो गई है, ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है। ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है तो पेशेंट को एकदम से पसीना आता है, कमज़ोरी होती है, बेहोशी हो सकती है। इसी तरह से अगर स्लोअर हार्ट बीट हो गई है आपकी, तो स्लोअर हार्ट बीट में आपको आंखों के आगे अंधेरा आएगा, घुमेर आएगी, जिसको बोलते हैं ना, घूमना शुरू कर देते हैं, चक्कर जैसा आएगा, एंड बेहोशी हो जाती है। ठीक है। तो ये इसके साथ साथ स्लो हार्ट बीट के सिम्टम्स बड़े इंटरेस्टिंग और भी होते हैं कि जब आप चल रहे हैं, तेज चलने पे यू विल फील ब्रेथलेस, आप बिल्कुल आउट ऑफ ब्रेथ हो जाएंगे, वीकनेस, लथार्जी होगी, क्योंकि आपकी हार्ट बीट नहीं बढ़ रही है अकॉर्डिंग टू योर बॉडी रिक्वायरमेंट। ठीक है। ये सारे सिम्टम दोनों में डिफरेंट भी होते हैं। सिंकपी, जो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, बेहोशी है जो, वो दोनों में हो सकती है, फास्टर हार्ट बीट से भी, स्लोअर हार्ट बीट से भी। तो अगर किसी को समझना हो कि एक नॉर्मल हार्ट बीट की रेंज क्या होती है, कि मेरा दिल इस रेंज में धड़क रहा है तो दैट इज नॉर्मल, इससे ज़्यादा या कम हो रहा है तो ये नॉर्मल नहीं है, कुछ ऐसा मेजरमेंट है या मार्कर है? जी, 60 to 90 इज नॉर्मल हार्ट बीट, मोर देन 100 इज टैकीकार्डिया, लेस देन 60 इज ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मतलब स्लो और टैकीकार्डिया मतलब ज्यादा। ये देखिए, जो ब्रेडिकार्डिया होता है ये एज के साथ बढ़ता जाता है। ठीक है, एज के साथ हो सकता है। नाउ इसको ना स्पेसिफाई करना किस एज में, इट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी चैलेंजिंग। व्हाई, आई टेल यू। अगर आप एथलीट हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, इस पे आप स्प्रिंट के लिए जाते हैं, आप एक रनर हैं या जिमिंग कर रहे हैं, रेगुलरली जिम कर रहे हैं, तो आपकी हार्ट बीट कंट्रोल में रहती है, विच मीन्स अ यंगर पर्सन, इवन अ यंगर पर्सन विल हैव अ हार्ट बीट ऑफ अराउंड 50 बीट्स पर मिनट, और वो ठीक रहेंगे। 1 मिनट में 50 बार दिल धड़क रहा है तो दैट इज जी करेक्ट, दैट्स करेक्ट। अगर वो फिजिकली एक्टिव है तब, फिजिकली एक्टिव लाइक एन एथलीट, कई बार 45 तक भी जाती है इनकी, लेकिन उनमें नॉर्मल है ये चीज़। ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ आप 60-70 साल की उम्र में है आपकी, या जो एज रिलेटेड है, हमारी जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है हार्ट का, वो स्लो होना शुरू हो जाता है। तो अगर एज रिलेटेड आपको कोई दवाई ऐसी नहीं चल रही जो हार्ट बीट स्लो करे, देर आर सम ऑफ द मेडिसिन्स, जैसे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हम ले रहे होते हैं, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो हार्ट रेट को भी स्लो करती हैं, कंट्रोल में रखती हैं बेसिकली, राइट। ना अगर आपको अंडरलाइन कंडीशन है कि आपकी हार्ट बीट स्लो हो रही है, या आपके जो हार्ट के इलेक्ट्रिकल तारे हैं वो डीजेनरेट कर रही हैं एज के साथ, हम सब एज कर रहे हैं, राइट, तो उसके साथ वो डीजेनरेट कर रही हैं, तो उसमें हार्ट बीट की जो कंट्रोल करने वाली ड्रग्स हैं वो बहुत ज़्यादा लोअर कर देती हैं हार्ट बीट को। ठीक है। सो आपको हमें ये देखना पड़ता है कि कोई मेडिसिन तो नहीं ऐसी चल रही, लेकिन ये मेडिसिन ये कॉज नहीं करती। कॉज तो अंडरलाइंग होता है, ये सिर्फ प्रेसिपिटेट करती हैं कि जो कल होना था वो आज हो रहा है, राइट। अब इसके बाद अगर आपकी हार्ट बीट स्लो चल रही है, 40-45 बीट्स पर मिनट पे चल रही है, आप कुछ दवाइयों पे भी हैं, इट इज़ मैंडेटरी आप वहाँ पे डॉक्टर को दिखाएं, आइदर फिजिशियन को, कार्डियोलॉजिस्ट को, या कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट को, जो कि मैं हूँ, कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी।
हम लोग हार्ट बीट्स के साथ डील करते हैं, हार्ट फेलियर के साथ डील करते हैं। चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, साल में एक बार ही आपको कार्डियक चेकअप अपना ज़रूर कराना चाहिए। एंड मेगा आई एम सेइंग दिस बिकॉज पोस्ट कोविड मैंने बहुत यंगस्टर्स को हार्ट की प्रॉब्लम होते देखा है। ठीक है, देख भी रहे हैं, दिन सुन भी एग्जैक्टली आप तो मीडिया में इतना देख रहे हो, हम उससे भी ज्यादा देख रहे हैं। हार्ट बीट्स की प्रॉब्लम बहुत हो रही है, ऊपर नीचे इरेगुलर हार्ट बीट। आई मीन अमेजिंगली यंगर एज में 18, 20, 22 सबको जिनको कोविड से इफेक्ट हुआ है उनका हार्ट इफेक्ट हुआ है कोविड में। लेकिन लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे उनको लॉन्ग टर्म में इस चीज़ का जो है वो अफेक्ट झेलना पड़ेगा। स्टार्टिंग में अगर सिम्टम्स पहचान करके अर्ली डायग्नोज कर लिया जाए तो आई थिंक दैट इज बेटर रादर देन एब्सोल्युटली प्रॉब्लम एकदम वर्स हो जाए, आप तब जा करके लाखों करोड़ों खर्च कर रहे हो अपनी हेल्थ पर। बिल्कुल एग्जैक्टली आपने जैसे कहा कि कोविड के बाद बहुत ज़्यादा इरेगुलर हार्ट बीट के केसेस बढ़ गए, यंगस्टर्स में भी केसेस देखने को मिल रहे हैं। हम भी आए दिन देखते सुनते रहते हैं 20s, 30s, 40s में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, बहुत सारी दिल से रिलेटेड बीमारियां हो रही हैं। आपको क्या लग रहा है कि जो एक अंडरलाइन कॉजिंग फैक्टर है वो क्या हो सकता है, इस हिसाब से दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं या जो इरेगुलर हार्ट बीट्स की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ रही हैं? देखिए ऐसे है कि कोविड जब हुआ था ना तब हमने रेस्पिरेटरी पैरामीटर्स को बहुत मॉनिटर किया था, सीटी स्कैन सबने कराए थे सीटी स्कोर देखने के लिए। लंग्स थे क्योंकि सैचुरेशन फॉल हो रही थी ना उस वक्त, ना तो हमें पता था क्योंकि कोविड के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, हम भी साथ साथ ही सीख रहे थे। तो कार्डियक पॉइंट ऑफ व्यू से ना हमने किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन कोविड ने मायोकार्डाइटिस किया है। मायोकार्डाइटिस मतलब हार्ट की मसल की इन्फ्लेमेशन की है। सो जैसे लंग्स को इफेक्ट किया था वैसे हार्ट को भी इफेक्ट किया, किसी में ज़्यादा किसी में कम, राइट। सो अब वो मायोकार्डाइटिस जब हील किया है तो उसने हार्ट में कई बार स्कार्स बना दिए हैं, किसी का हार्ट फेलियर में चला गया है, किसी का हार्ट डायलेट हो गया है। आपने सुना होगा क्लॉट्स बन रहे थे इनिशियली, राइट, सिर्फ क्लॉटिंग के साथ आ रहे थे लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए, वो भी हुआ है। वो क्लॉटिंग करना एक अनदर साइड इफेक्ट था जो बॉडी में उन्होंने हाइपरकोगुलेटिव स्टेट बना दिया इसने कोविड ने, लेकिन हार्ट को बहुत ही नेगेटिवली अफेक्ट किया है। और अब ये हम ज़्यादा देख रहे हैं क्योंकि पोस्ट कोविड अब हील हो गए, हील होने के बाद स्कार्स बने, वो स्कार्स इलेक्ट्रिकली जनरेट करते हैं हार्ट बीट्स को। दे बिकम शॉर्ट सर्किटिंग एरियाज फॉर द हार्ट बीट। अच्छा, जैसे आप देखते हैं ना दो गलत तारे जुड़ गई तो उसमें स्पार्क्स निकलते हैं, इसी तरह से हार्ट में स्पार्क्स निकल रहे हैं। इसलिए हमारे को बहुत सारे ये आपने खुद ही देखा होगा, इतने यंगस्टर्स आ रहे हैं एकदम से, जिम कर रहे थे, यहाँ दौड़ रहे थे, नाच रहे थे, दे हैव सडन कार्डियक अरेस्ट। उनको हार्ट अटैक नहीं हुआ। देखिए 85 से ज़्यादा परसेंटेज पीपल दे सर्वाइव हार्ट अटैक, ठीक है, बिकॉज वी हैव सो मेनी मोडालिटीज अवेलेबल कि हम हार्ट अटैक को डील कर सकते हैं, मरते नहीं हैं लोग, बट कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। लेकिन सडन कार्डियक अरेस्ट से 95% पेशेंट्स विल डाई ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट। इसलिए पहले जांच कराना बहुत जरूरी है। जांच पर ही अगर हम फोकस करें तो कुछ ऐसे टेस्ट आप बता सकती हैं जरूर, हर साल या मतलब 2 साल में एक बार हर किसी को अपने दिल को हेल्दी रखने के या फिट रखने के लिए चेक करने के लिए कि हमारा दिल सही से फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जरूर कराने चाहिए? मेगा एवरी हॉस्पिटल, एवरी गुड हॉस्पिटल हैज अ पैकेज। एक पैकेज बनाया हुआ है उन्होंने हेल्थ चेकअप का, और कार्डियक हेल्थ चेकअप का पैकेज भी अलग से बनाया हुआ है। सो आप कोई भी हॉस्पिटल में जाएं, आप वो पैकेज लीजिए। हमारे इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में बहुत अच्छे हेल्दी हार्ट पैकेजेस बने हुए हैं। इसके अलावा कार्डियक के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक ECG, एक एको, और ये सारे पैकेजेस में इंक्लूडेड होती हैं। और इसके अलावा कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन, TMT अगर ज़रूरत है तो पेशेंट को एनालाइज करके हम लोग डिसाइड करते हैं, तो वो कराइए। ECG हमें बता सकती है इफ़ यू आर अप अगेंस्ट सडन कार्डियक अरेस्ट। इको हमें बता सकता है कि हार्ट में कोई स्कार तो नहीं है, कोई हार्ट फंक्शन कमज़ोर तो नहीं है, कहीं आप कोई एबनॉर्मेलिटी के साथ डील तो नहीं कर रहे हैं। तो जैसे हम लोगों ने अभी सिम्टम्स पर बात की, कॉजेस पर बात की, हम थोड़ा सा ना अपने डाइट और लाइफस्टाइल पर भी आते हैं। आपको क्या लग रहा है जिस हिसाब से हमारे इंडियन डाइट है उसमें ऐसे कुछ फूड कल्प्रिट्स हैं जो इरेगुलर हार्ट बीट्स की तरफ हर दिन हमें ढकेल रहे हैं, या जिनको खाने की वजह से हमारी जो दिल की धड़कनें हैं वो कम या ज़्यादा या तेज़ हो जाती हैं? देखिए यहाँ पे मैं बाकी तो खाने पीने पे इतना कोई कमेंट नहीं करूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं ये बात करूँगी जो हमारे जिम गोअर्स हैं, हमारे जो ऑडियंस जो जिम जाते हैं, प्लीज़ 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 डू नॉट टेक एनी जिम प्रोडक्ट्स। जिम प्रोडक्ट्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, नॉट फॉर द हार्ट हेल्थ, दे आर नॉट गुड फॉर इट।
आप प्री वर्कआउट्स लेते हैं, कुछ पाउडर्स देते हैं, इंजेक्शंस देते हैं, आपको प्रोटीन्स वो देते हैं। गो ऑन टू नेचुरल प्रोटीन्स, गो ऑन टू नेचुरल प्रोडक्ट्स। प्री वर्कआउट्स के लिए कि फटीग नहीं हो वो लेना है। ऑल दीज थिंग्स आर नॉट गुड फॉर द हार्ट। ये हार्ट में स्कार्स करते हैं। सडन कार्डियक अरेस्ट का इंसिडेंस जिम गोअर्स में इसीलिए बढ़ रहा है, बिकॉज these products are not good, they are not heart healthy। तो वो मैं पूरा अवॉइड करने के लिए बोलूँगी। इसके अलावा जो खाने पीने में हमारा है एक हेल्दी डाइट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आई रिकमेंड होम कुक्ड फूड। आप कुछ भी कर लें, घर का खाना इज़ द बेस्ट। ठीक है, हम लोग जंक खाते हैं, इट इज़ सो बैड। जो हम बर्गर्स, फ्राइज, पिज्ज़ाज खा रहे होते हैं। एक परांठा इज मच बेटर देन अ पिज्ज़ा। आई मीन घर का बनाया हुआ परांठा मैं कह रही हूँ, नॉट बाजार का बनाया हुआ डीपली फ्राइड नहीं। लेकिन आई थिंक टिफ़िन लेके जाना चाहिए, हमें स्कूल में वापस जाना चाहिए, स्कूल कल्चर पे। हमें घर से स्कूल जो टिफ़िन है वो लेके जाना चाहिए, ताकि ब्रेकफास्ट अगर हम घर से करके निकलते हैं तो लंच भी घर का हो, डिनर भी हम घर पे करें। All 3 meals are at home, they will be healthy meals, से बैलेंस्ड डाइट हो जाएगा। एग्जैक्टली, ओके। तो डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, होम कुक मील को आप ज़्यादा प्रेफरेंस भी दे रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कर सकते हैं ताकि जो हमारे दिल की धड़कनें हैं वो नॉर्मल रहें और आगे चल के दिल की बीमारी को खतरा कम से कम हो। यहाँ 2 चीज़ें हैं। एक तो दिल की धड़कन की आप कह रहे हैं। दिल की धड़कन के लिए प्लीज़ अवॉइड फिज ड्रिंक्स। ओके। You avoid energy drinks. Energy drinks is a total no. Big no. ठीक है। इसके अलावा जो कोई भी दवाई आपको एसिडिटी करे, एसिडिटी कैन प्रेसिपिटेट हार्ट बीट प्रॉब्लम्स इन सम पेशेंट्स। ठीक है, अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप वो चीज़ें अवॉइड करें जो आपको एसिडिटी करती हैं। ठीक है, जो हार्ट बीट की प्रॉब्लम के लिए तो इतना is just enough। लेकिन जो हार्ट की खून की नाड़ियों की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होती है उसके लिए ज़रूरी है कि हम फैट्स को और कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा कम करें अपने डाइट में। डीपली फ्राइड चीज़ें नहीं खाएं। ठीक है, मैंने अभी बोला कि घर का खाना खाइए, एटलीस्ट घर में एक बैलेंस्ड मील मिलेगा आपको। कार्ब्स कम करिए एंड अपना वेट कंट्रोल में रखिए। That is very important to keep your weight under control. Exactly. डाइट पे जिस हिसाब से हमने अपनी अभी बातचीत की है वो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी हमारी ऑडियंस के लिए भी। उन्हें भी एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्या चीज़ें खानी हैं, क्या चीज़ें नहीं खानी है, और जितना हेल्दी बैलेंस डाइट हो, घर का बना हुआ खाना हो, दैट इज़ मच बेटर। लाइफस्टाइल पर अगर हम बात करें तो हमारी जिस हिसाब से आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुकी है, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इरेगुलर हार्ट बीट की तरफ हमें बढ़ा रहे हैं। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें कि हमारे जो वर्किंग जॉब्स बहुत ज़्यादा है, सिटिंग जॉब्स बहुत ज़्यादा, 9 to 5 जॉब्स, कॉर्पोरेट कल्चर है, तो जो लोगों का काम बहुत ज़्यादा बैठे रहना है और वो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, क्या उनमें रिस्क है आगे चल करके दिल की धड़कन से रिलेटेड कोई बीमारी होने का? देखिए, जो हमारी कॉर्पोरेट कल्चर आपने बोला वो जो है ना, और ट्रैवल है एंड वर्क लाइफ वर्क होम बैलेंस है, ये सारा कुछ स्ट्रेस करता है। ठीक है, जो स्ट्रेस प्रेसिपिटेट होता है वो दिल की धड़कन की प्रॉब्लम्स देता ही देता है। स्ट्रेस, ठीक है, इसमें आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, खून की नाड़ियों की ब्लॉकेज हो सकती है, धड़कन बढ़ सकती है, ये सारी चीज़ें। इवन स्ट्रेस से डायबिटीज़ भी प्रेसिपिटेट होती है। तो ये सारी चीज़ें जो इकट्ठी मिला के आपको दिल की धड़कन की तकलीफ दे सकती हैं। आपकी इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, जिसको हम एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है इन चीज़ों से। ठीक है, सो हमें स्ट्रेस को मॉनिटर तो करना चाहिए। ठीक है, मोस्टली पीपल आस्क मी कि आप स्ट्रेस को कैसे मॉनिटर कर सकते हो ना, स्ट्रेस है तो है, हमें तो पता ही नहीं है हमें स्ट्रेस है। तो कुछ आप टिप या मंत्र दे दीजिए स्ट्रेस कम करने का। जी, स्ट्रेस का कम करने का मंत्र एक बहुत सिंपल है। स्पेंड 40 minutes ऑफ टाइम इन 24 hours विद योरसेल्फ। 40 मिनट का मी टाइम चूज कर लीजिए दिन में से। वो 40 मिनट आप अपने साथ गुजारिए। क्या करना चाहिए उसमें फिर? जो आपका दिल करे। आपको गाना गाने का शौक है, आप 40 मिनट रूम में बंद होकर अपना गाना गाइए। गाना सुनने का शौक है, म्यूजिक सुनिए। डांस करने का शौक है, जस्ट डांस एज इफ नोबडी इज वॉचिंग। फॉर 40 minutes स्पेंड दैट टाइम विद यू।
नॉट चैटिंग विद योर फ्रेंड्स, बट अपने साथ टाइम बिताइए। आपको किताब पढ़ने का शौक है, जैसे आई रीड अ लॉट, मेरे को बहुत पसंद है किताबें पढ़ना, तो मैं बुक लेके, एक अच्छी सी बुक लेके साइड पे चाय लेके बैठ जाती हूँ आराम से। 40 मिनट अपने साथ स्पेंड करो, आप देखेंगे आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी इससे। आई मीन टोटली आप इतने रिसेप्टिव हो जाओगे टुवर्ड्स पीस, शांति के लिए, यू नो, कि वो स्ट्रेस आपका बहुत कम हो जाएगा एंड इट विल वर्क एज अ हेल्दी लिविंग पार्ट फॉर यू। तो आप ये ज़रूर करना चाहिए, 40 मिनट अपने साथ गुजारो। देखिए, यू हैव टू लव योरसेल्फ। हाँ एग्जैक्टली, ये मंत्र आई थिंक बहुत ही ज्यादा लोगों को पसंद आने वाला है कि 24 घंटे में से 40 मिनट तो हम खुद के लिए निकाल ही सकते हैं। बिल्कुल, और जो आपको पसंद है आप वो करिए। तो डॉक्टर, जैसे अभी हम लोगों ने इतने सारे फैक्टर्स पर बात कर ली, अब हम ट्रीटमेंट पर आते हैं, जो आई थिंक डिस्कस करना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी पेशेंट अगर आपके पास आता है, आपने उसको बता दिया कि हाँ आपको अरिदमिया है, रेगुलर हार्ट बीट की प्रॉब्लम है आपकी, अब उस इंसान के पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं? देखिए, अगर तो आपकी हार्ट बीट स्लो हो रही है, आप हार्ट बीट स्लो होने की मैं एग्जांपल ये इस तरह से देती हूँ पेशेंट्स को कि आपने जब घर में आप बिजली आपकी चली गई तो आप क्या करते हैं? आप या इन्वर्टर लगाते हैं या उसके पीछे जनरेटर लगाते हैं। अगर ये दोनों चीज़ों में से आपको कोई करनी हो, पल्स तभी वापस आएगी जब आप हार्ट में भी एक जनरेटर या इन्वर्टर लगाएं, तो उसका नाम है पेसमेकर। ठीक है। सो हार्ट बीट स्लो अगर डिजेनरेटिव है, आपकी हार्ट बीट स्लो हो गई है, वो वापस नहीं आ सकती। हमारे पास कोई दवाई नहीं है जो उस हार्ट बीट को रिस्टोर कर सके, तब पेशेंट को पेसमेकर लगाना पड़ता है। और पेसमेकर लगाने के अब हमारे पास 2 तरीके हैं। पहले कन्वेंशनल पेसमेकर लगता था, सर्जिकल इंसिजन हम छोटा सा देते थे, इतना सा सर्जिकल इंसिजन चेस्ट में, और वहाँ पे एक पॉकेट बना के पेसमेकर की बैटरी को फिट करते थे। और इसके साथ साथ लीड्स जो हमारी वेन से पंचर लेके हम लीड्स को डाल देते थे हार्ट के अंदर। नाउ विद टाइम दिस स्टार्टेड, जो इम्प्लांट होना शुरू हुआ अराउंड 1967 के करीब शुरू हुआ था। अब इतने सालों में हमने क्या सीखा कि जो लीड्स हैं दे आर द एक्लीज हील। एक्लीज हील मतलब लीड्स के साथ वियर एंड टियर होती है। आप क्लैविकल बोन के नीचे से लगाते हैं लीड्स, हमारा हाथ मूव करता है, हमारा वियर एंड टियर होता है एज के साथ, तो वो लीड्स ब्रेक हो जाती हैं या इंसुलेशन ब्रेक हो जाएगी या फ्रैक्चर हो सकते हैं। वो बहुत तकलीफ़दायक होते हैं पेशेंट्स के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ जब हम सर्जिकल पॉकेट बनाते हैं तो उसमें हीमेटोमा बन सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है। अगर वहाँ चोट लग जाए किसी को, वहाँ पे डायरेक्टली हिट हो जाए किसी चीज़ से, जैसे कि क्रिकेट खेल रहे हो, बॉल लग गया वहाँ पे, तो वो हीमेटोमा बन जाता है। दैट कैन डैमेज द पेसमेकर, राइट? So all these things, you know, years and years of research and development has led on to ये जो हमारा लीडलेस पेसमेकर है उसको बनाया गया है। अब लीडलेस पेसमेकर होता क्या है? ये छोटा सा कैप्सूल होता है, विटामिन कैप्सूल के साइज का छोटा सा डिवाइस होता है। ये जो डिवाइस है ये हम सीधा टांग के नाड़ी के थ्रू, हम टांग की नाड़ी लेते हैं, उसमें कैथेटर डालते हैं, कैथेटर के ऊपर ये कैप्सूल को माउंट करते हैं और हम सीधा हार्ट के अंदर लगा देते हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये दिस इज नोन एज द लीडलेस पेसमेकर टेक्नोलॉजी। इसमें कोई सर्जरी नहीं है, इसमें कोई लीड्स नहीं है, राइट? एंड द एंटायर ट्रेजेक्टरी ऑफ अ पेसमेकर हैज बीन कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल कैप्सूल। अब हमारे पास ऊपर के चेम्बर के लिए, नीचे के चेम्बर के लिए अलग अलग कैप्सूल अवेलेबल है। ठीक है। So you can have actual dual chamber pacing by a leadless pacemaker, no surgery involved, no cut involved. Okay. तो आपने जैसे लीडलेस पेसमेकर के बारे में बताया, अगर किसी इंसान को समझना हो कि पेसमेकर का एग्जैक्टली रोल क्या है, और इसमें भी अभी लीडलेस पेसमेकर आ गया है, तो ये वायर वाला होता है या वायरलेस होता है? लीडलेस का मतलब ही यही है कि बिना लीड्स के। सो इट इज़ अ वायरलेस पेसमेकर। पहले हम वायर्स के साथ पेसमेकर लगाते थे, उन वायर्स की ही प्रॉब्लम होती थी। और जिनको प्रॉब्लम होती है वायर्स की, वो पेशेंट जानते हैं कि कितना उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। दूसरा, इन्फेक्शन अगर हो जाए तब स्ट्रगल करना पड़ता है। तो दिस इज इट हैज़ कम एज अ सोलेस, बून होता है ना, एज अ सोलेस, न्यू टेक्नोलॉजी है, इट हैज़ कम एज अ सोलेस फॉर पेशेंट्स हु हैव स्लोअर हार्ट बीट। उनके लिए ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी आई है कि आप बिना सर्जरी के
एंड बाहर से पता भी नहीं चलता इंसान को कि पेसमेकर लगा हुआ है। मेरे पास पेशेंट एक आए, उनका पेसमेकर लगना था, स्लोअर हार्ट बीट थी। नाउ ही सेज कि मेरे को गोल्फ खेलना है, मैं तो रोज़ गोल्फ खेलता हूँ डॉक्टर साहब, मैं तो गोल्फ खेलूँगा। तो गोल्फ के लिए क्या होता है, वो जो स्विश मूवमेंट होती है ना गोल्फ क्लब की, उसमें समटाइम्स यू आर गिवन अ पेशेंट अ पेसमेकर, तो वो रोटेटरी मूवमेंट से लीड्स का प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने उनको ऑप्शन दिया लीडलेस पेसमेकर का। सो ही एक्सेप्टेड द ऑप्शन, लीडलेस पेसमेकर लगाया, नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर दिया, बिकॉज 6-7 आवर्स में हम डिस्चार्ज कर देते हैं। प्रोसीजर हो जाता है पूरा? जी, प्रोसीजर तो 1 घंटे में हो जाता है। अच्छा, ओके। सो वो प्रोसीजर पूरा हुआ, उसके बाद 6 घंटे रखना होता है हॉस्पिटल में। डिस्चार्ज किया, अगले दिन वो गोल्फ कोर्स पे थे और उन्होंने फोटो भेजा वहां से मेरे को। सो दैट इज द काइंड ऑफ रिकवरी यू हैव अ क्विक रिकवरी, you are back to your normal activities, and it is a very good technology. There are some very few things which have changed the phase of cardiac treatment. Coming to leadless technology, this is one of them. It has really changed the way we look at patients with slower heartbeat. तो डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि पेसमेकर जो है उसमें भी लीडलेस पेसमेकर ने कैसे अभी सारी चीज़ों को एकदम बदल दिया है, पेशेंट्स के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अगर किसी को पेसमेकर लगा दिया जाता है तो फिर उस इंसान की लाइफस्टाइल में भी कुछ बदलाव करने होते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि अब पेसमेकर लग गया तो अब पूरी लाइफ एक हमारे पास बोझ हो गया कि हमारे हार्ट के अंदर कुछ लगा हुआ है। तो उस पेशेंट के फिर सर्जरी के बाद लाइफ में क्या क्या बदलाव करने होते हैं? कुछ डाइट, लाइफस्टाइल या फिजिकल एक्टिविटी में कुछ कमी या बैक टू नॉर्मल वो कैसे आ सकते हैं? देखिए, पहली बात तो लीडलेस पेसमेकर की आप बात कर रहे हैं। लीडलेस पेसमेकर में सर्जरी नहीं होती है। नहीं होती है। इट इज़ अ ट्रांसवीनस प्रोसीजर। इट्स मिनिमली इन्वेजिव और आई वुड से इट इज़ अ वेरी सेफ प्रोसीजर, क्योंकि टांग के नाड़ी के थ्रू आप एक कैप्सूल हार्ट में डाल के आपने कैथेटर वगैरह सब कुछ बाहर निकाल दिया। ठीक है, कोई कट नहीं लगा, कोई पॉकेट नहीं बनाना पड़ा, कुछ नहीं, कोई इन्फेक्शन के चांसेस नहीं है। इनफैक्ट अगर एक्टिव इन्फेक्शन हो, लीडलेस पेसमेकर इज अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। हम वो डिवाइस वगैरह जो इन्फेक्टेड है उसको निकाल के, लीड्स निकाल के हम लीडलेस पेसमेकर लगाते हैं ऐसे केसेस में। सो इसलिए इट इज़ नॉट अ सर्जिकल प्रोसीजर। कोई सर्जरी नहीं हुई है पेशेंट को, और पेशेंट को कुछ ऐसा पता भी नहीं चलता है कि कोई प्रोसीजर हुआ है, और उनकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है। सो जो सिम्टम्स हैं वो गायब हो जाते हैं बिना ऐसा किए कि कोई काट वाट किया है, कुछ किया है। तो प्रिकॉशंस जो होती हैं, अगर सर्जिकली हम लगाते हैं, जो पेसमेकर लगाते हैं, उसमें काफ़ी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। उसमें प्रिकॉशंस ये होती हैं कि आपको इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, एंटीबायोटिक्स का कवर हम देते हैं जो बहुत अच्छे से एटलीस्ट फॉर 1 वीक। देन मूवमेंट ऑफ द आर्म इज़ रिस्ट्रिक्टेड, ये भी 7-8 दिन तक हम रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं। ड्रेसिंग कराने आना पड़ता है ओपीडी में। देन आपने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जैसे बॉक्सिंग या बास्केटबॉल या क्योंकि ट्रॉमा डायरेक्ट नहीं लग सकता उस जगह पे, राइट। ये सारी प्रिकॉशंस होती हैं जो हम लेते हैं फॉर अ कन्वेंशनल पेसमेकर। लीडलेस पेसमेकर में ऐसा कुछ नहीं है, इन्फेक्शन के चांसेस होते ही नहीं हैं इसमें, राइट। तो मैं आपको बता रही हूँ, एक्टिव इन्फेक्शन में हम वो लगाते हैं कि अगर एक्टिव इन्फेक्शन है वो क्लियर करके पेशेंट की उसको निकाल दिया है, उसके बाद हम पेसमेकर लगा देते हैं लीडलेस, एंड पेशेंट्स डू एब्सोल्युटली फाइन। लीड्स नहीं है तो ट्रॉमा होने का चांस नहीं है, राइट। इसके अलावा आपकी कोई सर्जरी, आपने उसकी ड्रेसिंग नहीं कराने आना होता, इन्फेक्शन के चांसेस नहीं है। सो इट बिकम्स अ वेरी क्विक रिकवरी। इट्स वेरी क्विक रिकवरी फॉर द पेशेंट। तो एक बार अगर ये लीडलेस पेसमेकर लग जाता है तो लाइफ टाइम के लिए हो जाता है, या इसमें भी कुछ है कि बाद में आना पड़ता है फॉलोअप्स के लिए? देखिए, फॉलोअप तो एनी पेशेंट ऑफ पेसमेकर हैज़ टू कम। ठीक है, इट इज़ अ कंप्यूटराइज्ड चिप दैट वी इम्प्लांट इनसाइड द बॉडी ऑफ द पेशेंट। दिस इज़ अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू। तो हमने कुछ उसको दे दिया है, वी हैव गिवन सम ऑर्डर्स टू द पेसमेकर। अब वो पेसमेकर वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है देखना पड़ेगा ना हमें। अब चिप तो डाल दिया, उसको फॉलो करने का, इसको फॉलो अप को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग। वी कीप अ वॉन्ड ऑन द चेस्ट ऑफ द पेशेंट, एंड एक हमारा कंप्यूटर डिस्प्ले पूरा आ जाता है प्रोग्रामर के ऊपर, जिसमें सारा कुछ आ जाता है। ऑल हिस्ट्री कम्स इन देयर। पेशेंट की कितनी हार्ट बीट्स हुई, कितनी पेस थी, कितनी नॉर्मल थी, एबनॉर्मल हार्ट बीट तो नहीं कोई हो रही है,
you know how are the parameters of the pacemaker, वो अपने आप को बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमारे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, दैट एवरीथिंग, इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट कंप्यूटराइज्ड चिप। तो वो जब लगाते हैं तो इसको हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं। वी इंश्योर एवरी 6 months, वर्ल्ड वाइड गाइडलाइंस हैं कि वंस इन 6 months आपको प्रोग्रामिंग करनी चाहिए। प्रोग्रामिंग कैन ऑल्सो बी डन रिमोटली, आजकल रिमोट मॉनिटरिंग भी आ गई है। अच्छा जी, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है। AI इन कार्डियोलॉजी इज अमेजिंग, अमेजिंग, स्पेशली इन EP, कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। सो रिमोट मॉनिटरिंग है। वी गिव यू अ स्मॉल बॉक्स, वो बॉक्स देते हैं, वो आप अपने अगर आपको डिवाइस लगा है किसी तरह का भी, आप उसके साथ रखें। आप आपके पास वो लाइन होनी चाहिए, सिम कार्ड या लैंड लाइन होनी चाहिए। और वो डिवाइस के साथ आप उसके पैरामीटर्स को एक्चुअली अपने डॉक्टर को ऑनलाइन भेज सकते हैं। जी, इंटरेस्टिंग। एंड इट इज स्मार्टफोन पे आ गई हैं अब तो, ब्लूटूथ एनेबल्ड पेसमेकर्स आ गए हैं। ये जो हम लीडलेस पेसमेकर्स की बात कर रहे हैं, 2 कैप्सूल डल गए, एक ऊपर के चेम्बर में, एक नीचे के चेम्बर में, राइट। उन्होंने कोऑर्डिनेशन करनी है। अच्छा, ठीक है, कैसे करेंगे? थ्रू ब्लड, थ्रू ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से हमने कनेक्ट कर दिया उनको, तो वो आपस में बातचीत करते हैं। अच्छा, सो देयर आर पैरामीटर्स व्हिच आर सेट अप to talk to each other, and it is so beautifully done. I mean, amazing technology hai, amazing. How we are using AI, how we are using the latest technology in our therapies to help the patient. इसकी कॉस्टिंग क्या होगी अगर किसी को लीडलेस पेसमेकर लगाना है तो फिर इंडिया में उस हिसाब से क्या प्राइसेस होंगे इसके? इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड प्राइसेस सेम है, लेकिन बाहर ये होता है कि इंश्योरेंस कवर होती है। हमारे यहाँ पेशेंट्स में ज़्यादा इंश्योरेंस होती नहीं है, लेकिन पेसमेकर, द लीडलेस पेसमेकर कॉस्ट समवेयर अबाउट 7 to 10 lakhs। 10 lakhs, ओके। और जो कन्वेंशनल पेसमेकर है अराउंड 4 lakhs। 4 lakhs, मतलब 7 से 10 लाख के बीच में आपको पेसमेकर जो है लीडलेस वाला, जो अभी जो नया आपने बताया नए इनोवेशंस आए हैं, वो लगाए जा सकते हैं। बट इसके फायदे भी बहुत सारे हैं। डेफिनेटली बहुत सारे हैं। आपने जो पहला केस हैंडल किया लीडलेस पेसमेकर लगाने का पेशेंट का, थोड़ा सा उस जर्नी के बारे में बताइए कि क्या चीज़ें हुई उस पेशेंट्स में, मतलब उस पेशेंट में क्या दिक्कतें आ रही थी कि आपको लीडलेस पेसमेकर उनमें लगाना पड़ा, चैलेंजेस कैसे फेस किया आपने, और अब वो पेशेंट जो है वो कैसे रिकवर कर रहा है या क्या कंडीशन में है? मैंने पहला लीडलेस पेसमेकर 2016 में किया था। तो 10 years हो गए हैं। मैंने फर्स्ट लाइव केस किया था एशिया पैसिफिक में। तब उस वक्त पेसमेकर सिर्फ नीचे के चेम्बर के आते थे। अच्छा। तो लोअर चेम्बर में सिंगल चेम्बर पेसमेकर आते थे। एंड उसके बाद हमने प्रोग्रेस किया, 10 साल हो गए हैं, राइट, टेक्नोलॉजी को। अब ये क्या हुआ है कि जो मैंने लेटेस्ट किया है अक्टूबर में जो किया था, वो है कि ऊपर के चेम्बर का पेसमेकर, नया पेसमेकर इजाद हुआ है जो लॉन्च हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड। कुछ टाइम हो गया था, 5-6 महीने हो गए थे लॉन्च किए हुए, इंडिया में लॉन्च हुआ था। तो ये पेशेंट जो मेरे पास आए थे, इनको टैकीब्राडी सिंड्रोम था। इसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले, इनकी हार्ट बीट स्लो हो रही थी और इर्रेगुलर हो रही थी। ओके, ठीक है। तो स्लो क्यों हो रही थी? क्योंकि हमारे हार्ट का जो पल्स जनरेटर होता है वो स्लो हो जाता है एज के साथ। इट्स एन एज रिलेटेड प्रोसेस, राइट। तो उस वजह से इनकी फास्टर हार्ट बीट भी हो रही थी। तो कभी उनको पैल्पिटेशंस होती थी, कभी चक्कर आते थे, कभी बेहोशी आती थी। सो जब ये पेशेंट आए मेरे पास, आई मीन आप देखेंगे पेशेंट को, शी सो सच हमारी जैसे एल्डरली लोग होते हैं घर में, सिंपल लेडी, वेरी नाइस, बट अपना पूरा काम करते हुए पूरा घर चला रहे हैं उस तरह से। एंड शी डिडंट वांट एनी सर्जरी। उनको बहुत डर लगता था हॉस्पिटल से, और वो उनका सारा कुछ देखते हुए मैंने उनको ऑफर किया कि अगर आपको इसका नहीं करना है, इन्फेक्शन वगैरह का चांस या सर्जरी नहीं कराना है, तो वी कैन गिव यू अ लीडलेस पेसमेकर। द फैमिली एंड द पेशेंट एक्सेप्टेड, दे सेड वी विल गो अहेड विद इट, ठीक है। एंड हमने उनका लीडलेस पेसमेकर किया ऊपर के चेम्बर का, एंड शी इम्प्रूव्ड ब्यूटिफुली, ठीक है। विद इन 3-4 hours, आई विल सेंड यू द पिक्चर्स मेघा, वो मेरे साथ चल फिर रहे थे, हम सीसीयू में उनको चला रहे थे 6 घंटे के बाद। एंड शी हैड दैट ब्यूटिफुल स्माइल ऑन हर फेस, एंड शी वॉज सो हैप्पी दैट शी इज रिकवर्ड सो फास्ट।
एंड इतने अच्छे से वो उन्होंने किया एंड शी इज़ डूइंग फाइन। वो फॉलोअप के लिए ओपीडी में आ चुके हैं 2-3 बारी एंड शी इज़ डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ग्रेट, मतलब एक लीडलेस पेसमेकर ने ऑलमोस्ट उनकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर दिया है। एब्सोल्युटली, मतलब जो पेशेंट आपने बताया जिस कंडीशन में थी, अब वो इतनी अच्छे से रिकवर कर रही हैं, बिल्कुल चल फिर पा रही हैं, बोल पा रही हैं। तो ये आई थिंक जो टेक्नोलॉजी आई है लीडलेस पेसमेकर की, ये लोगों को जानना भी बेहद ज़रूरी है, जो सच में रेगुलर हार्ट बीट से बहुत ज़्यादा परेशान। और आपने जैसे कहा कि जो कन्वेंशनल पेसमेकर्स लगाए जाते थे उसमें बहुत चैलेंजेस होते थे, उसके कंपैरिजन में अब जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर है। हम बस चाहते हैं डॉक्टर कि जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को एक टिप या एक एडवाइस ज़रूर दे कि जिन लोगों की इरेगुलर हार्ट बीट है, वो इससे परेशान रहते हैं, अगर वो पेसमेकर लगाने का सोच रहे हैं या चाहते हैं कि हाँ वो पेसमेकर जो है वो लगा सकते हैं, तो डॉक्टर के पास जाने से पहले किन बातों का ख्याल रखें और अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें कि हाँ हमारे पास एक ये भी ऑप्शन है जो हमें लाइफ टाइम के लिए एक अच्छी चीज़, अच्छी लाइफस्टाइल दे सकता है हमें। अगर आपकी हार्ट बीट की प्रॉब्लम है, स्लोअर हार्ट बीट, फास्ट हार्ट बीट, आपको सबसे पहले ये जानना है कि आपका समाधान हो सकता है, परमानेंट सोल्यूशन अवेलेबल है हमारे पास। स्लोअर हार्ट बीट के लिए आपको पेसमेकर लगता है। पेसमेकर के लिए लीडलेस पेसमेकर हैज़ कम एज अ सोलेस, ठीक है, ताकि बिना सर्जरी के क्विक रिकवरी में आप अपने लाइफस्टाइल में वापस आ जाएं। सबसे पहले करेक्ट डायग्नोसिस होना ज़रूरी है, इसलिए अपने डॉक्टर को मिलिए, कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट को मिलिए। अगर वो कुछ टेस्ट करा रहे हैं जैसे कि ELR, एक्सटर्नल लूप रिकॉर्डर या हॉल्टर जिसको बोलते हैं, वो करवाइए ताकि आपका डायग्नोसिस करेक्ट हो सके। कई बार हम लोग EP स्टडी भी ऑफर करते हैं, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी होती है, जैसे कि एंजियोग्राफी होती है ना ब्लॉकेजेस देखने के लिए, वैसे ही इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी होती है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की स्टडी करने के लिए कि वो कहीं स्लो तो नहीं हो रहा है या फास्ट तो नहीं हो रहा है। तो EP स्टडी कराइए। इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसीजर, ठीक है। इट इज़ मोर सेफर देन क्रॉसिंग अ दिल्ली रोड, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट, इतना सिंपल होता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जब पेसमेकर लगाते हैं, लीडलेस पेसमेकर की ऑप्शन इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। आप अगर वो लेना चाहते हैं तो वो लीजिए एंड अपने डॉक्टर से जानिए इस बारे में। पेसमेकर का बता दिया इसका मतलब ये नहीं कि इट इज़ डिसाइडेड। आप अपने डॉक्टर से और जानिए, उनसे पूछिए कि हम किस में जल्दी रिकवर करेंगे। एंड पेसमेकर लगाना इज़ एक्चुअली लाइफ सेविंग। देखिए, स्लो हार्ट बीट का और कोई इलाज नहीं होता है, कोई दवाई नहीं होती है, इसलिए उससे एक्सेप्टेंस लीजिए। एंड जहाँ तक लाइफ स्टाइल का सवाल है मेरा, फिनोमिनली इंक्रीज हो जाती है, इंप्रूव होती है आपकी लाइफस्टाइल, क्योंकि जो ये स्लो हार्ट बीट हो रही होती है ना, एज रिलेटेड होती है। मोस्टली लोग ये सोचते हैं हमारी उम्र हो गई, यू नो, हमारे देश में ये भी तो प्रॉब्लम है ना, उम्र हो गई। एक दिन में उम्र थोड़ी हुई है, ठीक है, एक दिन में तो नहीं है कि कल तक तो आप बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे थे, आज आपको बेहोशी हो रही है, तो उम्र एक दिन में कैसे हो गई। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि आपका डायग्नोसिस करेक्ट हो एंड उसके साथ साथ ट्रीटमेंट हैज़ बीन सिंप्लीफाइड। हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हमने सिंप्लीफाई कर दिया है उसको, आपको एक अच्छा और इजी लॉन्ग टर्म ऑल्टरनेटिव दिया है। हमने बहुत काम किया है लीडलेस पेसमेकर की बैटरी पे। आप पूछ रहे थे ना कि इसके फॉर लाइफ लगता है, पेसमेकर तो फॉर लाइफ लगता है, लेकिन इसकी बैटरी होती है, वो चार्जेबल नहीं होती, जैसे हम फोन को चार्ज कर लेते हैं ना, वैसे नहीं होती है। तो वो बैटरी जो होती है, लीडलेस पेसमेकर की बैटरी इज़ वेरी गुड। इसकी लॉन्जिविटी इज समवेयर बिटवीन 17 to 20 ईयर्स। हमारे कन्वेंशनल पेसमेकर की जो बैटरी लाइफ है, अच्छे पेसमेकर बने हैं 10 से 12 साल होती है, लेकिन लीडलेस की बहुत काम किया है इसके ऊपर, इतना काम किया है। तो और जब ये सपोज बैटरी फिनिश हो जाती है, उसमें से हम उसको निकाल सकते हैं। वी टेक दिस आउट, वी इम्प्लांट अ न्यू पेसमेकर, ठीक है। सो इसलिए ये इसके बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। आप जानकारी लीजिए, अपने डॉक्टर से 4 क्वेश्चन और पूछिए, इसके बारे में जानिए, एंड देन ऑप्ट फॉर दिस लीडलेस पेसमेकर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एटलीस्ट ऑप्शंस अवेलेबल हो, ठीक है। प्राइस के लिए आप देखते हैं, जब गाड़ी भी देखते हो आप इतनी सारी सिलेक्शंस करते हो, कभी किसी की हॉर्स पावर देख रहे हो, किसी की आउटपुट देख रहे हो, किसी का कुछ देख रहे हो। पेसमेकर का भी जरूरी, पेसमेकर के लिए क्यों नहीं करते हम ये? एंड इट इज लेस एक्सपेंसिव देन अ होंडा सिटी, राइट? राइट, एग्जैक्टली। और आई थिंक इसीलिए हमने सेशन को भी ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हमने इस न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में बताया और लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल भी है ये चीज़। आपने इतने ब्रीफली सब कुछ समझाया कि कन्वेंशनल पेसमेकर के मुकाबले जो लीडलेस पेसमेकर है वो अभी कितना ज़्यादा
ज़्यादा मार्केट में लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा। पेशेंट्स के लिए आपने जैसे कहा 17-18 साल तक चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी लाइफ में 17-18 साल और ऐड हो रहे हैं तो दैट इज़ अ गुड थिंग। एग्जैक्टली। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आई होप यू एंजॉयड द सेशन। आई डिड मेगा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू एंड थैंक यू ऑडियंस, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हो तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।